फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आज आपके सामने एक नए कंसेप्ट के साथ इंग्लिश के एक नए फंडा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आज का जो कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो इंग्लिश के प्रति फियर है, इंग्लिश के प्रति थोड़ा सा हेजिटेंट हैं आप, वो सारा के सारे आप बिल्कुल पूरी तरह से आपका फियर ख़त्म हो जाएगा, हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगा और आप इंग्लिश को एक नए सिरे से समझने और सीखना शुरू कर देंगे। ये मेरा आपसे वायदा है, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। इंग्लिश की बात जब आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले दिमाग में आता है कि वर्ड मीनिंग्स क्या होंगे। दूसरा हमारे माइंड में ये आता है कि सेंटेंस बनाएंगे कैसे, हम सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, टेंस सीखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर घुस जाती हैं। लेकिन ऐसा आज हम इसको सिंपल तरीके से स्टार्ट करके हम बिल्कुल सिंपल तरीके भी इसको ख़त्म करेंगे और आज जो आपको सीखने को मिलेगा वो निश्चित रूप से आपके सभी के सभी शंकाओं को दूर करते हुए आपके फियर को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो अंग्रेजी में सबसे पहले सेंटेंस बनाते हैं हम। सेंटेंस जो वर्ड्स होते हैं सिंपल वर्ड्स होते हैं, तो सिंपल वर्ड्स के साथ सिंपल स्टेटमेंट को हम सेंटेंस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इस ग्रामर की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? हमारे टीचर हमें बताया करते थे कि राम खेत स्कूल में जाता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। इस तरह के सेंटेंसेस से हम क्या करते हैं? इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। तो इसी तरह से हम आज एक ऐसा सिंपल सा फंडा लेके आए हैं आपके सामने जो आपके सारे के सारे फंडाज को क्लियर कर देगा। सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले जब भी हम इंग्लिश की बात करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस आप बनाएं तो सेंटेंस में सबसे पहले आप उस सेंटेंस में जो प्रयोग हुआ सब्जेक्ट को पहचानें। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता का मतलब क्या होता है? काम को करने वाला। एक सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, जैसे राम स्कूल जाता है, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें कार्य होता है और उस कार्य को एक करने वाला होता है। जो कार्य होता है वो वर्ब होती है और जो कार्य को करने वाला होता है वो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पहचाने। डूअर कौन है? इस सेंटेंस में डूअर कौन है? काम को करने वाला कौन है? क्या होता है? जैसे कि राम स्कूल जाता है, काम क्या हो रहा है? जाने का कार्य हो रहा है और कर कौन रहा है? राम कर रहा है। सीता पुस्तक पढ़ती है, काम क्या हो रहा है? पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है, कर कौन रही है? सीता कर रही है। माँ खाना बनाती है, काम क्या हो रहा है? खाना बनाने का काम हो रहा है, कर कौन रहा है? माँ कर रही है। जो खाना बनाने का काम था वो क्या है? क्रिया है, और वो जो काम कर रही है माँ वो सब्जेक्ट है। सीता पढ़ती है, पढ़ने का काम वर्ब, और करने का काम जो कर रहा है वो सब्जेक्ट। राम स्कूल जाता है, जाने का काम वर्ब, जा कौन रहा है? राम। तो सेंटेंस में सबसे जरूरी चीज क्या है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें। सब्जेक्ट कौन होता है? काम को करने वाला। काम को करने वाले को पहचाने आप। हु इज द डूअर? हु इज द वर्क डूअर? हु इज द डूअर इन दिस सेंटेंस? प्लीज आइडेंटिफाई दैट पर्सन। वो करने वाला जो है वो एक भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकते हैं। काम को करने वाला एक भी, इसकी कैटेगरी सिर्फ दो ही बनेगी। काम को करने वाला या तो वो एक होगा, सिंगल पर्सन होगा, सिंगुलर होगा, या फिर वो प्लूरल, ज्यादा होंगे। प्लूरल का मतलब क्या होता है? सिंगुलर का मतलब सिंगल, और प्लूरल का मतलब मोर देन सिंगल, मोर देन वन, एक से ज्यादा। तो सब्जेक्ट को पहचाने और सब्जेक्ट में ये पहचाने कि उसके सब्जेक्ट को पहचानने के बाद ये देखें कि काम को करने वाला एक है कि ज्यादा है। बात वहीं पे आपकी सारी की सारी पूरी हो जाती है। इनका एग्जाम्पल और लेते हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले वह देश की सेवा किया करता था। अब सेंटेंस में हम सोचेंगे कि सब्जेक्ट क्या है? काम क्या हो रहा है? करने का, सेवा करने का काम हो रहा है, कर कौन रहा है? वह। हम राष्ट्रपति को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। कितना भी बड़ा सेंटेंस, स्कूल खुलते ही जब घंटी बजती है तो विद्यालय में सबसे पहले अध्यापक प्रवेश करता है। काम क्या हो रहा है? प्रवेश करने का, और कर कौन रहा है? अध्यापक।
अब स्कूल खुलने के बाद, स्कूल खुलने से पहले, घंटी बजने के बाद, घंटी बजने से पहले, ये सारे की सारी चीज़ें एडिशनल चीज़ें हैं। हमें सबसे पहले पहचानना है कि इस काम क्या हो रहा है और उस काम को करने वाला कौन है। कई बार दो काम हो सकते हैं लेकिन एक काम मेन होता है। वह पढ़ने के लिए दिल्ली जाता है। आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, पढ़ना भी है जाना भी है, दो वर्ब हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। वह जाता है, दिल्ली जाता है। किस काम के लिए जाता है वो अलग चीज़ है। वह दिल्ली जाता है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, खेलने के लिए। किस काम के लिए जाता है वो तो दूसरा काम है। पहला काम है वह दिल्ली जाता है। वह सेहत के लिए अभ्यास करता है। वह सेहत के लिए अभ्यास करता है। वह बॉडी बनाने के लिए अभ्यास करता है। वह शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए डांस करता है। तो काम क्या हो रहा है? डांस करना। दूसरा काम है सेहत बनाने के लिए। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि मेन काम एक हो रहा होता है, उस मेन काम को करने वाला व्यक्ति एक होता है। आपने सब्जेक्ट को पहचान लिया कि इस काम को करने वाला एक है कि ज़्यादा हैं, तो मैं आपको निश्चित तौर पर यह बताता हूं कि आपने 60% सेंटेंस को समझ लिया। अगर आपने जान लिया कि इस फला फला काम को करने वाला एक व्यक्ति है, इस काम को करने वाले ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो आपको सेंटेंस की लगभग शंकाएं सारी दूर हो जाएंगी। सब्जेक्ट को जाना, लेकिन सब्जेक्ट की पहचान तभी है जब सेंटेंस में कोई वर्ब होती है। अगर कोई वर्ब नहीं है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या है कि हमने क्या किया, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए किसका सहारा लिया? वर्ब का सहारा लिया। वर्ब का सहारा लिया और वर्ब को देखा कि ये काम क्या हो रहा है। अब इस वर्ब के ऊपर फोकस करते हैं। हमने सब्जेक्ट को जान लिया, इसके बाद हम दोबारा से लौट के वर्ब के पास आते हैं। अब वर्ब को पहचान लिया काम क्या हो रहा है। अब वर्ब को पहचान लिया काम क्या हो रहा है, तो वर्ब के साथ साथ ये भी पहचानेंगे कि ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, कि पास्ट में हो रहा है, कि फ्यूचर में हो रहा है। क्योंकि काम करने के 3 ही टाइम होते हैं, 3 ही समय होते हैं। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। या तो अब हो रहा है, या हो चुका होता है, या आगे होगा। तो इस चीज़ को और पहचान लें हम। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि सब्जेक्ट को पहचानने के बाद वर्ब को पहचाने, और वर्ब को पहचानने के बाद जो है वो टेंस की जानकारी होनी जरूरी है। आपको टेंस की जानकारी के लिए कोई लंबी चौड़ी कहानी की जरूरत नहीं है। टेंस की जानकारी के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट टेंस है तो हम क्या करते हैं? अगर प्रेजेंट टेंस है तो इसमें सब्जेक्ट हमारा या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करना है, इज का प्रयोग करना है, आई है तो एम का प्रयोग करना है, हैज का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो सिंपल सी बात है, डू का प्रयोग कर दें, आर का प्रयोग कर दें, हैव का प्रयोग कर दें। बस हैव का प्रयोग कर दें। अगर टेंस हमारा पास्ट टेंस है तो आप ये ध्यान रखें कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज का प्रयोग कर दें, प्लूरल है तो वर का प्रयोग कर दें। जब डिड का प्रयोग करना हो तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। हैड का प्रयोग करना हो तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। पास्ट टेंस तो उससे भी आसान है। अब फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर टेंस होता है, विल होता है और शैल होता है, जिनके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होता है। अब विल का प्रयोग किसके साथ करेंगे? शैल का आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर देंगे हम। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। बस सिंपल फंडा। टेंस में कितने बड़े हैं ही नहीं, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी टेंस की है ही नहीं। इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, तो हमें सिर्फ ये समझना है कि प्रेजेंट टेंस है तो डज, इज, एम सिंगुलर के लिए, हैज, और प्लूरल के लिए डू, आर और हैव। पास्ट टेंस है तो सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर। डिड और हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। फ्यूचर टेंस है तो विल शैल का प्रयोग करते हैं। शैल का प्रयोग आई और वी सब्जेक्ट के साथ है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं? विल का प्रयोग। ओके,
एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। अभी सारा मसाला हमारे पास हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया जो सिंगुलर या प्लूरल दोनों तरह का है, वर्ब भी होगी जो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है, इसके साथ साथ हमारे टेंस भी हो गए कि भाई कोई काम हो रहा है वो या तो प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में या फ्यूचर में हो रहा है। अब इन सारे की सारी चीज़ों को, सारा मटेरियल हमारे पास हो गया, इस मटेरियल का हमें एक मकान बनाना है। अब मकान का मतलब सेंटेंस बनाना है। अब देखिए इसको कैसे अरेंज करते हैं। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का हल्का सा ज्ञान होना चाहिए, ज़्यादा बड़े लंबे चौड़े की ज़रूरत नहीं है। हम सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। देखो सेंटेंस 4 तरह के बनाते हैं हम। सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो पैटर्न होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का, सिंपल। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का लगना जरूरी होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये भी बिल्कुल आसान है। यहां पे हम हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? नोट का प्रयोग कर देंगे। नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सबसे विशेष बात जान लीजिएगा स्टूडेंट्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जहां पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। बिल्कुल आसान। आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इसके। लेकिन कई बार क्या होता है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है। जैसे कि डज ही नॉट रीड द लेसन, क्या वह लेसन नहीं पढ़ता है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग, तुरंत बाद नोट का प्रयोग, और फिर वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सिंपल सा फंडा है, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। ये सेंटेंस की फॉर्मेशन आपको पता हो, सेंटेंस की फॉर्मेशन आपको ईजिली पता होनी चाहिए। जरूरी चीज़ ये है कि अगर मान लिया जाए हम प्रेजेंट का प्रयोग कब करते हैं, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कब करते हैं, जब हमारे पास प्रेजेंट की हैबिट होती है। प्रेजेंट की हैबिट हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इंडेफिनिट टेंस, हम टेंस की बात ही नहीं कर रहे, प्रेजेंट का हैबिट हो तो प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, ही गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स एक कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि वह स्कूल जा रहा है और वह स्कूल जाता है, इसमें डिफरेंस क्या है? ही इज गोइंग टू स्कूल। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ का कि वह स्कूल जाता है और स्कूल जा रहा में अंतर क्या है, इस चीज़ में अंतर क्या है। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वह स्कूल जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि वह रूटीन में स्कूल में जाता है, उसकी हैबिट है रोजाना स्कूल जाने की। वह खाना खाता है, इसका मतलब वो खाना खाए बिना नहीं रहता, वो खाना खाता है, हर रोज़ खाता है, रेगुलर नियमित रूप से खाना खाता है। वह खा रहा है, इसका मतलब वो अभी खा रहा है। हो सकता है घंटे भर पहले नहीं खा रहा हो और घंटे भर बाद भी ना खाए, लेकिन फिलहाल वर्तमान में अभी राइट नाउ ही इज टेकिंग फूड। But when we are talking about habit means कि he goes to school, he regularly goes to school. It doesn't mean that he goes to school daily. No, वह नियमित रूप से उसकी एक हैबिट है, उसका जाना एक दिनचर्या का हिस्सा है, वह स्कूल जाता है, उसकी हैबिट है ये। तो हैबिट को शो करने के लिए हम यहाँ ध्यान रखें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हैबिट की प्रेजेंट की कोई हैबिट का प्रयोग करते हैं, कोई जिक्र करते हैं, तो यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर हम पास्ट की हैबिट का जिक्र करते हैं, पास्ट की हैबिट का जिक्र करते हैं तो ध्यान रखें कि ही वेंट टू स्कूल, यहां पे हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस ध्यान रखिएगा, इतना डिफरेंस ध्यान रखिएगा कि जब वर्तमान की आदत की बात करते हैं तो वर्तमान की आदत के लिए फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, और अगर पास्ट की जो भूतकाल की अगर किसी आदत की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर वह जाता है, ही गोज, जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा चुका है, ही हैज़ गोन, वह जाएगा, ही विल गो, वह जाएगी, सी विल गो। अब पास्ट की बात करते हैं कि वह गई थी, सी वेंट, वह जा रही थी, सी वॉज गोइंग, वह जा चुकी थी, सी हैड गोन, बस नथिंग एल्स। निश्चित रूप से ये चीज़ें अगर आपको पता हो जाएंगी तो आपको कोई शंका नहीं रहेगी। एक चीज़ और जो बहुत महत्वपूर्ण है जानने, ये है कि
मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, मॉडल्स होते हैं, हमारे मॉडल्स होते हैं जो कि इन नंबर 13 होते हैं, 13 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो मॉडल्स के साथ जब कोई सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने का कोई मतलब नहीं होता। हर मॉडल, एवरी टाइप ऑफ मॉडल विल कैरी ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। सभी के सभी सब्जेक्ट के साथ, वही कैन के साथ सिंगुलर प्लूरल, कुड के साथ सिंगुलर प्लूरल, इन सभी सब्जेक्ट के साथ सभी मॉडल्स का प्रयोग होता है। तो मुझे इस चीज़ का आप अंदाज़ा है, उम्मीद भी है कि ये चीज़ें आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। कोई भी आसानी से सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को आसानी से सीखने के लिए, अंग्रेजी की भाषा को आसानी से सीखने के लिए 3 चीज़ें सीखनी ज़रूरी है। पहली चीज़ सब्जेक्ट को पहचानो, उसके बाद वर्ब को पहचानो, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो काम हो रहा है उसके समय को पहचानो। वो समय क्या है, उस समय को पहचानना ज़रूरी है। समय या तो वर्तमान है, या भूतकाल है, या भविष्यकाल है। आइदर इट इज़ प्रेजेंट और पास्ट और इन फ्यूचर। द वर्क्स रियल स्टेटस इज ऑलवेज इन 3 पोजिशंस, आइदर इन प्रेजेंट और इन पास्ट और इन फ्यूचर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो पैटर्न हमारा है उस पैटर्न को ध्यान रखेंगे। SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस पैटर्न को आप बिल्कुल भी वॉयलेट नहीं करेंगे। इस पैटर्न को वॉयलेट करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आपने सब्जेक्ट को ठीक पहचान लिया, आपने वर्ब को ठीक पहचान लिया, ऑब्जेक्ट का स्थान चेंज कर दीजिएगा बेशक, लेकिन सब्जेक्ट का और वर्ब का, इन दो का पैटर्न हमेशा आपको सही ऑर्डर में रखना है, सही ऑर्डर में रखना है। तो इस फॉर्मेशन का ध्यान रखें, सब्जेक्ट के और वर्ब की फॉर्मेशन का ध्यान रखें। अब हम एक सेंटेंस देखते हैं कि वह सुबह उठकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर रोजाना सैर को जाता है। सेंटेंस कितना बड़ा है, लेकिन सिंपल सी बात है। काम क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। और कर कौन रहा है? वह जाता है। इसके बाद जो चीज़ें बचती हैं वो प्रीपोजिशन की हेल्प से, प्रीपोजिशन के जरिए उनको जोड़ जोड़ के सेंटेंस को आगे ऐड करते जाएं। लेकिन हमारा सेंटेंस की रियल फॉर्मेशन यहीं ख़त्म हो जाती है। ही गोज़ फॉर वॉक एवरी डे आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड हैविंग डन हिज हैंड्स एंड माउथ वॉश्ड। बस इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। और मुझे उम्मीद है कि ये जो चीज़ें आपको बताई गई हैं ये निश्चित तौर पर आपको हेल्प करेंगी और आपका इंग्लिश का लगभग फियर ख़त्म कर देंगी आपकी चीज़ें। और आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आप सभी स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड। अगले शानदार टॉपिक के साथ हम इसी प्रकार से फियरलेस इंग्लिश के लिए हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए, घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो समय पे मिले और समय पे देख सकें आप। थैंक यू वेरी मच।